नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंतर्गत हमने इससे पहले इसका दूसरा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत हमने रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, अंक गणित, विज्ञान, इस टाइप के 5 पोर्शन जो है वो देखे थे। आज इसका हम देखेंगे पार्ट नंबर जो है वो तीसरा, जिसके अंतर्गत हम समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस और एक गद्यांश आता है हिंदी गद्यांश, वो देखेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पोर्शन 10-10 नंबर के हैं और हिंदी वाला भी 10 नंबर का है, जिसके बाकी 5 प्रश्न हम सबसे लास्ट वाले पार्ट में देखेंगे। तो कुल मिलाकर हम प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 75 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। 51 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा शहर है जिसमें सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन आगरा यहां पर जो है वो सही हो जाएगा। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका आगरा में है। और भी कुछ ऐसे अनुसंधान केंद्र पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाए तो कोयम्बटूर में जो है आपका स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो आपका पणजी में जो है वो स्थित है। अगर पूछा जाए केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो आपका लखनऊ में जो है, नहीं, देहरादून में जो है स्थित है। कौन सा वाला? वन वाला, देहरादून में जो है वो स्थित है। औषधि वाला जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो आपका लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार मौसम वेधशाला पूछा जाए तो पुणे में है। ऐसे ही अलग अलग हैं जो आपको याद होने चाहिए। 52 प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। 21 जुलाई, 27 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। और उद्देश्य है इसका जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। और तारीख भी आज आपकी 11 जुलाई की ही है। 11 जुलाई 2021 को ही आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। तो आज आपका कौन सा दिवस है? विश्व जनसंख्या दिवस। और आप देख भी रहे हैं लगातार न्यूज में इसके संदर्भ में खबरें भी चल रही हैं, जैसे कि 2 से अधिक बच्चे हैं तो सरकारी नौकरियों में उनको वेटेज नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। 53 प्रश्न आपका देखते हैं कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी एकेडमी जो है वो जिम्मेदार है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाटक स्कूल या फिर संगीत अकादमी। आपको क्या क्या बताना है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत, इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जो है वो जिम्मेदार है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला संगीत अकादमी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो संगीत अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को जो है वो हुई थी। साथ ही साथ कहाँ हुई थी? तो दिल्ली का जो रविंद्र भवन है उसमें जो है वो की गई थी। इसके साथ साथ जो ये मंत्रालय है वो आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है वो आता है। अगला प्रश्न 54 है कि अच्छा, अगर कार्य पूछा जाए इस एकेडमी का, तो आप क्या कहेंगे कि जो संस्था है वो फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करती है? यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसको जान लेते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। और जो साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी इसके जस्ट 1 साल बाद, यानी कि 1955 जो है वो ईस्वी में। तो ये दोनों आप समय जो है वो याद रख सकते हैं। 54 प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन जो है उसका स्रोत नहीं है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत या फिर गन्ने के खेत। आपको बताना है कौन सा विकल्प है जो कि मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, कहां से मीथेन का उत्सर्जन जो है वो नहीं होता है।
तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका मोटर वाहनों से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से मीथेन नहीं निकलती, जबकि पशुधन से भी आपको प्राप्त होती है, धान के खेत से भी और गन्ने के खेत से भी। आपका ए वाला यहाँ पर उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, यही आपका सही होगा। 55 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? जिम योंग किम, लेविस प्रेस्टन, या फिर बारबर कोनेबल, या फिर पॉल वॉल्फोविट्स। इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका सही होगा। और हमने मीथेन गैस के ऊपर वाले प्रश्न में बात की, तो ये भी एक क्वेश्चन मीथेन गैस से पूछा जाता है कि जो मीथेन गैस है वो कौन से जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो आपका मिथाजो या मिथानोजेनिक, नाम याद रखिएगा, मिथानोजेनिक जो जीवाणु है उसके द्वारा जैविक प्रक्रिया से मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। तो 55 प्रश्न की बात करते हैं। तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जिम योंग किम। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि आपके विश्व बैंक के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो 12वें अध्यक्ष के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। और इनकी नियुक्ति हुई थी 2012 में, 1 जुलाई 2012 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो दक्षिण कोरिया के जो है वो रहने वाले हैं। इनसे पहले अगर बात करें इस पद पर कौन था, तो 13वें नंबर पे, ये नहीं 11वें नंबर पे, क्योंकि 12वें तो ये थे। वैसे 12वें ना जान के 13 जान लीजिए, क्योंकि इस लेटेस्ट में आपके 13वें नंबर के चल रहे हैं। और इनका नाम है 13वें का डेविड मालपास, यहाँ पर लिख देते हैं डेविड मालपास, मालपास करके इस टाइप से। तो ये वर्तमान में 13वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो 12वें पूछा गया था, तो जिम योंग किम हो जाएगा, जो कि कार्यकाल जिनका समाप्त हो चुका है। वर्तमान में कौन से हैं? 2021 में, तो 13वें नंबर के हैं आपके, यही याद रखिए, 11वें नंबर का याद करने की आवश्यकता नहीं है। और डेविड जो मालपास हैं, इनका कब से स्टार्ट हुआ था कार्यकाल? तो 2019, 9 अप्रैल 2019 को जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ये किस पद पर थे? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, इससे पहले उनके डिप्टी के तहत अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी के अंडर सेक्रेटरी के रूप में जो है ये काम करते थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा, पर वर्तमान में डेविड मालपास जो है वो 13वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। 56 प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा एक सिद्धांत सही ढंग से मेल जो है वो खाता है? नेबुलर परिकल्पा, आर्किमिडीज। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप डायरेक्ट बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है। देखिए, आर्किमिडीज तो नेबुलर परिकल्पना से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि नेबुलर जो परिकल्पना है, यहाँ कल्पा लिखा है, कल्पना है पूरा वर्ड। ये पियरे साइमन डी लाप्लास, इससे संबंधित है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, बिल्कुल सही है, बी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन, ये आपका बिल्कुल गलत है। गैसीय हाइपोथेसिस जो है वो इमैनुअल स्वेडेनबर्ग और इमैनुअल कांट, इनसे संबंधित है। ग्रहीय हाइपोथेसिस जो है ये आपका थॉमस थॉमस सी चैम्बरलिन जो है उनसे संबंधित है। तो बाकी सभी यहाँ पर गलत थे, केवल और केवल आपका बी वाला सही था, और सही आपसे यहाँ पर सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में पूछा गया था। 57 प्रश्न आपका है कि भारतीय जो राज्य हैं उनमें मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्य वित्त मंत्री करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, या फिर उच्च न्यायालय के प्रमुख जो न्यायाधीश हैं वो करते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष है ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो प्रमाणित करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 चीजें बताई। अगर बात हो रही होगी केंद्र की, तो इसमें मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष, और राज्य की अगर बात हो रही होगी तो मुद्रा मुद्रा बिल जो है उसके लिए किसी बिल को राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ये जो है वो प्रमाणित करता है। और
चुनाव की बात करें तो जो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की ही भांति होता है विधानसभा की पहली बैठक में। अगला प्रश्न देखते हैं 58। प्रश्न आपका है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आसिफ उद्दौला, आसिफ जह मिर्जा, सुजाउद्दौला या फिर यामिन उद्दौला। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बड़ा इमामबाड़ा आपसे पूछा गया है, अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो है वो बनवाया? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से पहला ही आपका ऑप्शन आसिफ उद्दौला बिल्कुल सही होगा। बड़ा जो इमामबाड़ा है वो आपका 1784 जो है इसमें अवध के चौथे नवाब थे आसिफ उद्दौला, इनके द्वारा बनवाया गया था। और 1784 ईस्वी में ही एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के एक हिस्से के रूप में इसे बनाया गया था। और यहाँ पर ऑप्शन में बी वाले में देखिए आसिफ जहां मिर्जा दे रखा है, हो सकता हो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आसफ से नाम से ही कोई दे दिया जाए, तो पूरा नाम अवश्य पढ़ लिया करिए। ए वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही होगा। 59 प्रश्न है, भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या फिर 9 नवंबर? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये आपका 7 नवंबर बिल्कुल सही होगा। तो 7 नवंबर आपका सही होगा। पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। पर अगर यही प्रश्न को पूछ लिया जाए विश्व कैंसर दिवस, तब आप क्या बताएंगे आंसर? बताइए कमेंट में कि विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। बात करते हैं आंसर की, तो 4 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका 60 नंबर कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। तो ये एग्रीमेंट जो था इसमें शामिल देश कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका, चार नाम दे रखे हैं। बताना है आपको पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा या फिर चारों ही आपके जो है वो थे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो देखिए ये जो समझौता था आपका वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। ये ऑस्ट्रेलिया जो है इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन की जो जापान यात्रा थी, स्कॉट मॉरिसन की जापान यात्रा जो है इसके दौरान जापान के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा, लिख भी देते हैं योशिहिदे सुगा। इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता में जो है वो ये एग्रीमेंट हुआ था। तो आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी फर्स्ट और टू वाला ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसमें जो समझौता था वो ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के बेसेज का यूज कर सकेंगी, ये जो है मेन पॉइंट था। 61 प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के जो शासनाध्यक्ष थे उनकी परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? चार नाम दे रखे हैं, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर एस जयशंकर। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक के संदर्भ में पूछा गया है, किसने की थी? आंसर की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने जो है वो की थी। और ये बैठक भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित की गई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत जो है उसके विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान को जो है आमंत्रित किया गया था मेजबान भारत के विशेष अतिथि के रूप में। और ये बैठक 19वीं बैठक थी। अगला देखते हैं 62 प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य जो है वो क्या था? आत्मनिर्भर जो भारत है उसका निर्माण करना, देश को कोरोना वायरस मुक्त बनाना, युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना या फिर देश के रक्षा निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं आंसर की।
तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना, ये इसका लक्ष्य था। छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का लक्ष्य। 63 प्रश्न देखते हैं आपका, और ये जो आयोजित किया गया था ये 22 से 25 दिसंबर 2020 को जो है वर्चुअल माध्यम से जो है आयोजित किया गया था, और उद्घाटन प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है 63, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया। ये जो श्वेत पत्र है इसका शीर्षक जो है आपको बताना है, विजन 2035, निरोग भारत 2030, आयुष्मान या फिर भागीदारी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और ये 14 दिसंबर 2020 को जो है एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, और इसका पूरा नाम था श्वेत पत्र विजन 2035। तो नीति आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं वो इसके सदस्य थे, और डॉक्टर वी के पॉल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है वो अमिताभ कांत, उन्होंने संयुक्त रूप से ये श्वेत पत्र जो है वो जारी किया था। तो ये जो श्वेत पत्र था इसका शीर्षक क्या था, तो विजन 2035 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। 64 प्रश्न है, भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया था। ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे। तो बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसीलिए मैंने पूछा भी था। बताइए कि 72वां गणतंत्र दिवस जो है इसकी परेड में पहली बार किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया था। आंसर की बात करते हैं तो बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार 122 सदस्यीय बांग्लादेशी त्रिसेवा सेना दस्ते ने भाग लिया था, और बांग्लादेश जो सेना है उसने अपनी मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परेड में भाग लिया था। 65 प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की हाल ही में मंजूरी जो है वो दी गई है। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को हाल ही में मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम इसके द्वारा संवैधानिक रूप से अपनाया गया था, और इसके 3 स्तर भी होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या कह सकते हैं ब्लॉक समिति, जो ब्लॉक वाले आप चुनाव भी देख रहे हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी जो है वो दी गई है। 66 प्रश्न आपका है, 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय जो है वो क्या था। हमारे जो मतदाता हैं उनको सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना, युवा और भावी जो मतदाता हैं उनको सशक्त बनाना, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, या फिर सुलभ चुनाव। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो ये तारीख आपको जरूर पता होना चाहिए, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2021 का थीम पूछा गया है, इसका विषय क्या था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमारे जो मतदाता हैं उनको सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। ये जो है इस वर्ष 2021 की जो है वो थीम थी। 67 प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए एशिया के सबसे बड़े हवाई शो एरो इंडिया 2021, इसके संदर्भ में यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको बताना यह है कि कथन कौन सा सत्य है। यह एरो इंडिया हवाई शो जो है इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, और इस हवाई शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों ही जो है वो सही है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं तो आपका केवल ए वाला जो है वो सही होगा, यानी कि यह एरो इंडिया हवाई शो का 13वां जो है वो संस्करण था, बिल्कुल जो है वो सही है। कब से कब तक हुआ था, तो 3 से 5 फरवरी 2021। इसमें
जो है इसके मध्य जो है ये आपका आयोजन किया गया था। दूसरी चीज प्रश्न में कह रहा है, सेकंड वाला पॉइंट, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, जो कि आपका गलत है। लखनऊ में आयोजन नहीं किया गया था, ये आयोजन आपका बेंगलुरु में जो है वो किया गया था। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और ये थर्ड पॉइंट कह रहा था इस हवाई शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आपका गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है वो जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है वो किया था। तो केवल आपका पहला वाला सही है, और ये टॉपिक अच्छा है एरो इंडिया 2021 एग्जाम्स के पर्पज से, तो ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर केवल और केवल वन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 68 है, आम बजट 2021-22 में बीमा जो कंपनियां हैं उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा का प्रस्ताव जो है वो कितने परसेंट है? 25%, 49%, 74% या फिर 90%? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन 74% जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीमा जो कंपनियां हैं उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं एफडीआई, इसकी सीमा 49% पहले थी, जिसे बढ़ाकर अब 74% जो है वो कर दिया गया है। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69 की, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रामनाथ कोविंद, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ये जो पुस्तक है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो बी वाला आपका ऑप्शन हामिद अंसारी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, इन्होंने ही बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ ये पुस्तक लिखी है, और इनके जीवन में हुई जो घटनाएं हैं उसका वर्णन इसमें जो है वो किया गया है। 70 नंबर प्रश्न आपका है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा, रीत रिस्मा या फिर सुतीर्था मुखर्जी या फिर नेहा अग्रवाल? ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन मनिका बत्रा यहाँ पर सही होगा। इसका जो आयोजन है वो 15 से 23 फरवरी तक हरियाणा के पंचकूला में जो है वो किया गया था, और जो मनिका बत्रा हैं इन्होंने 82वें राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप जो है उसके महिला एकल का खिताब जो है वो जीता था। और 18 फरवरी 2021 को खेला गया जो प्रतियोगिता का फाइनल था उसमें इन्होंने रीच रिसिया रीच रिशिया इनको हरा करके दूसरी बार ये खिताब जो है वो जीता था। 71 प्रश्न है आपका। यहाँ तक हमारे करंट अफेयर और वो जीके पोर्शन सब समाप्त हो, यहाँ से हमारे हिंदी के प्रश्न। तो 71 से 75 में जो प्रश्न है वो आपके पैराग्राफ पर आधारित है, और पैराग्राफ आपका ये काफी बड़ा जो है वो दे रखा है, इसलिए हम पैराग्राफ को ना पढ़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इस पैराग्राफ में मैथिली शरण गुप्त जो है उसको लेकर के जो है वो लिखा गया है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके स्वयं से पैराग्राफ को जो है वो पढ़ सकते हैं, स्वयं से प्रश्न जो है उनको देख सकते हैं। पर हम बिना पैराग्राफ पढ़े ही प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, सही वक्तव्य कौन सा है? गुप्त जी के संस्कार सामंतीय थे, प्रसाद के घर का वातावरण जो है वो वैष्णव था, धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी, प्रेमचंद में युग चेतना अत्यंत जो है वो प्रखर है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में। पहला ही ऑप्शन सही वक्तव्य है कि गुप्त जी जो है उनके संस्कार सामंतीय जो है वो थे, और उनके घर का जो वातावरण था वो वैष्णव था। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है वो दे रखा है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। यहाँ पर प्रसाद की बात हो गई है, इनके घर का वातावरण वैष्णव था, तो ये चीज यहाँ पर सही नहीं है। 72 प्रश्न है, यहाँ पर भी पूछा गया कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, गलत आपको छांटना है कि गुप्त जी राष्ट्र कवि के दायित्व बोध से ओतप्रोत हैं,
गुप्त जी जो है उनमें निर्गुण तत्व अधिक हैं। गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद के नाटक में गांधी युगीन समस्या, इस टाइप से दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो जो सही नहीं है वो बी वाला सही नहीं है कि गुप्त जी जो है उनमें निर्गुण तत्व अधिक हैं। ये वाला आपका जो है यहाँ पर कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गुप्त जी हैं उनमें सगुण तत्व जो है वो अधिक है। सगुण तत्व ये जो है वो अधिक है। 73 प्रश्न आपका है कि गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। कौन सा उपयुक्त शीर्षक जो है यहाँ पर होगा? आधुनिक हिंदी दर्शन, या फिर गांधी युग की काव्य चेतना, या फिर प्रेमचंद का साहित्य, या फिर मैथिली शरण गुप्त का काव्य। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य, ये जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये जो है इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो हो जाएगा। 74 प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 75 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? जन काव्य, प्रछन्न, या फिर बहिरंग, या फिर लोक चेतना। तो पैराग्राफ पर ही आधारित है, सीधे सीधे आंसर की बात करते हैं तो आपका जन काव्य यहाँ पर सही होगा, इसका प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इन सभी शब्द का जो है यूज किया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न इसके बाद हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। 75 प्रश्न आपका है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं? इस प्रश्न को करने के लिए पैराग्राफ की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो गांधी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो गांधी युग जो है इसके प्रतिनिधि कवि हैं। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे कनेक्ट प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर हम इसके बाद वाले जो पार्ट होंगे उनमें देखेंगे कि कौन सा संविधान का भाग नगर पालिकाओं से जो है वो संबंधित है। भाग 6, भाग 7, भाग 8, या फिर भाग 9 ए। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। यदि इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये जो पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये शाम के 8 बजे आप देख रहे हैं, लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। लाइव की 3 बजे की भी टाइमिंग है, उसमें भी आप प्रश्नों को देख सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।